हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ कॉमन टर्म्स को समझेंगे। केमिस्ट्री में जो कॉमन थिंग्स, कॉमन चीज़ें स्टार्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए आज का क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एटम। एटम सबसे पहले हम एटम को जानेंगे, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है? तो किसी तत्व का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण जो फ्री तो नहीं रहता है लेकिन सभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम कहलाता है। मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which cannot exist in free state but participate in all chemical reaction is called an atom। उसको हम एक एटम कहते हैं। हिंदी में अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, हिंदी में अगर जो है परमाणु को हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो केमिस्ट्री पढ़ते समय सबसे पहले अगर कोई शब्द आता है, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात की जाती है तो वह किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब एटम होता है। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो सभी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहता है। फ्री स्टेट में क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमेशा ये आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाता है और मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी अणु कहते हैं। और अणु ही स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही केमिकल रिएक्शन शुरू होता है वैसे ही जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स में टूट जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एटम, परमाणु। अब परमाणु के बाद परमाणु से रिलेटेड एक टर्म आता है परमाणु भार। परमाणु भार परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इंग्लिश में कहें तो एटॉमिक मास, हिंदी में कहें तो परमाणु भार। तो एटॉमिक मास क्या है?
एक एटम का मास, एटम का जो मास है उसको हम परमाणु भार कहते हैं। यानी कि परमाणु जो होता है उसका भार। तो एटॉमिक मास इज द sum of nucleons, sum of the number of nucleons, न्यूक्लियंस में क्या क्या आ गए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल्स के नंबर को हम जोड़ दें तो उसको हम परमाणु भार, एटॉमिक मास कहते हैं। वो जो नंबर हमको मिलता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये हमारा एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ही क्यों लेते हैं? क्या वजह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को लिया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक का जो मास है वही एक्चुअल एटम का मास है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एक एक एएमयू। इसके लिए एक ये चूंकि बहुत ही छोटा मास होता है, बहुत ही छोटा मास होता है, तो इसके यूनिट के रूप में हम एएमयू का यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको ओनली यू सिंबल से भी शो किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? ये एटॉमिक मास यूनिट जो है 1 AMU, एक AMU जो होता है वो लगभग 1.66054 into 10 is raised to the power -24 ग्राम के बराबर होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट जो है यानी 1 AMU जो है वो 1.66054 into 10 is raised to the power -24 ग्राम के बराबर होता है। अगर किलोग्राम में हम कन्वर्ट करें तो 1 AMU is equal to 1.66054 into 10 is raised to the power -26 किलोग्राम। अगर SI यूनिट में इसको शो करें तो किलोग्राम में शो करना होगा। तो उस समय 1.66 into 10 is raised to the power -27 किलोग्राम के बराबर एक AMU होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ये तो हो गया परमाणु भार, एटॉमिक मास। अब बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन का जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस is equal to number of electron present in an atom
एक एटम में ये दो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जिन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन जो होता है उस पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणावेश होता है, वो ऋणावेशित होता है, उस पर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। और दोनों का नंबर एक एटम में बराबर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसीलिए एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर टोटल निगेटिव चार्ज होता है। और ये दोनों संख्याएं बराबर होने की वजह से एटम को न्यूट्रल बना देती हैं, यानी कि आवेश रहित बना देती हैं। उनमें कोई, उस पर कोई आवेश एक एटम पे नहीं रह जाता। तो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो हमने बताया, मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास या मास नंबर आप कह सकते हो उसको, और दूसरा बताया एटॉमिक जो है नंबर यानी परमाणु क्रमांक। इन दोनों को समझा हमने। इन दोनों के बेस पे हम जो है पहले, जैसा कि डाल्टन के थ्योरी में आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो में सुना कि उन्होंने कहा था कि परमाणु भार जो होता है वही मूल लक्षण को व्यक्त करता है, यानी मूल लक्षण को निर्धारित करने का काम परमाणु भार करता है। जबकि आज हम जानते हैं कि परमाणु भार मूल लक्षण को नहीं बताता है, वो बताने का काम परमाणु क्रमांक करता है, यानी कि कुल आवेशित कणों की संख्या ही कैरेक्टर को निर्धारित करने का काम किसी तत्व के करती है। जो भी उसके रासायनिक गुण होते हैं उसके परमाणु क्रमांक पे आधारित होते हैं, न कि परमाणु भार पे आधारित होते हैं। तो इस तरह से ऐसे भी एटम देखने को मिलते हैं जिनमें एक जैसे कैरेक्टर हों, यानी उनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, लेकिन उनके मास नंबर में डिफरेंस हो। वो कैरेक्टर तो एक जैसा शो करते हैं, लेकिन उनका मास नंबर यानी एटॉमिक मास जो होता है वो अलग होता है। और ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे जो है एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। यानी सबसे पहले हम जानेंगे आइसोटोप्स क्या है। इनको कहते हैं हिंदी में समस्थानिक। समस्थानिक atoms which have similar atomic number और same atomic number, similar मत लिखो, same atomic number but different mass number, different mass number are called isotopes. Isotopes. तो समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमको देखने को मिलते हैं। एक हो गया प्रोटियम, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, यानी कि एटॉमिक मास भी 1 होता है। दूसरा हो गया ड्यूटेरियम, इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन मास नंबर 2 होता है। तीसरा हो गया ट्राइटियम, इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन मास नंबर 3 होता है। तो ये क्या है? आइसोटोप्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर इसका हो गया और मास नंबर जो होता है वो 35 होता है। और दूसरा भी एक और देखने को क्लोरीन मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है लेकिन मास नंबर 37 होता है। तो मास नंबर में डिफरेंस हो गया।
तो ऐसे जितने भी एटम्स होते हैं जो एक जैसे कैरेक्टर को शो करते हैं, और एक जैसे कैरेक्टर को क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। तो एक जैसे एटॉमिक नंबर वाले और अलग अलग मास नंबर वाले एटम्स को हम समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप्स कहते हैं। अब नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर एक जैसा होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग तत्व के वो परमाणु होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग भार वाले परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के अलग अलग भार वाले परमाणु समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। उनको समस्थानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में उनके लिए कोई अलग से स्थान नहीं है, वो एक ही स्थान पर उसी एलिमेंट के सभी एटम्स हैं, केवल उनके एटम के मास नंबर में डिफरेंस है। बाकी सारे कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, उनमें चार्ज पार्टिकल एक जैसे हैं, यानी कि उनका नंबर एक जैसा है। तो वो एक ही तत्व के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, क्लोरीन के 3 समस्थानिक होता है। अब अगला आता है जिनका मास नंबर एक जैसा, एटॉमिक नंबर अलग अलग, यानी अलग अलग तत्व के परमाणु हो गए, इनको कहते हैं समभारिक। समभारिक आइसोबार्स, इंग्लिश में कहें तो इनको कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स ये कहलाते हैं। तो आइसोबार्स जो होते हैं, एटम्स which have same mass number but different atomic numbers। जिनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है, उनको आइसोबार्स कहते हैं। और ये अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, इनका कैरेक्टर अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब 3 ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ जिनके मास एक जैसे हैं। एक हो गया आर्गन, दूसरा हो गया पोटेशियम, और तीसरा हो गया आपका कैल्शियम। सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है, लेकिन सबके मास नंबर एक जैसे हैं, 40 एंड 40। तो ये हो गए क्या, समभारिक आइसोबार्स। तो समभारिक क्या होते हैं, समभारिकों का परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अब तीसरे तरह के हो गए परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के आधार पे हम परमाणुओं को समझ रहे हैं। तीसरे नंबर के हो गए समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक 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 क्या है, इनको कहते हैं आइसोटोन्स। इंग्लिश में अगर कहें तो इनको कहते हैं आइसोटोन्स। ये आइसोटोन्स हो। तो इनमें क्या होता है, एटम्स which have same number of न्यूट्रॉन। इनमें न्यूट्रॉन का नंबर एक जैसा होता है, न परमाणु भार एक जैसा होता है, न परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है। मतलब ये अलग अलग तत्व के ऐसे एटम्स हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक जैसी होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कार्बन 13 को और नाइट्रोजन। इन दोनों में जब 6 प्रोटॉन हैं तो 7 न्यूट्रॉन इसमें भी होंगे, 7 न्यूट्रॉन इसमें भी हैं।
और 7 न्यूट्रॉन्स इसमें भी हैं। साथ साथ न्यूट्रॉन दोनों में है। एक जैसे न्यूट्रॉन कार्बन 13 में, कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स इसमें होते हैं कार्बन में। कार्बन के एलिमेंट में 3 तरह के आइसोटोप्स मिलते हैं। उसमें कार्बन 13 जो होता है ठीक नाइट्रोजन के बराबर उसके न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये हो गए क्या, आइसोटोप्स हो गए आपस में। तो इस तरह से हमने एटॉमिक वेट को समझा, जो एटॉमिक मास को समझा, और अब हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कुछ जनरल टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जनरल टर्म्स लोअर क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। जैसे ही ये टर्म्स, जनरल टर्म्स हम खत्म कर लेंगे, वैसे ही आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक से पढ़ेंगे। एंशिएंट जो स्ट्रक्चर्स आए उनसे लेके और मॉडर्न आज तक के जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा हर ऑल क्लासेज। और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लिया, मतलब समझ लिया आपने कि 25% जो है केमिस्ट्री आपकी हो गई। सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लेने से 25% केमिस्ट्री हो जाती है। तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी लॉज हैं, जो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म है, वो सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। उसको बड़े ही केयरफुली और ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। कई पार्ट्स में हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे, 2, 3, 4 पार्ट्स उसके हो सकते हैं। उसमें कोशिश करेंगे कि एक भी टर्म्स आप लोगों के न छूटें। लेकिन आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब वीडियोज़ को स्टार्ट से एंड तक आप लोग देखोगे। स्टार्ट से एंड तक अगर वीडियोज़ को नहीं देखते हो तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टार्ट से एंड तक वीडियोज़ को देखें। स्टार्ट से एंड तक देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री में परफेक्ट तो बना ही दूँगा। तो बात करेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास जो हमारा परमाणु भार है, परमाणु भार, उसी को जो हम एटॉमिक मास यूनिट में शो करते हैं, उसको अगर हम ग्राम में व्यक्त करें, जैसे हाइड्रोजन का हम कहते हैं 1, तो 1 ग्राम, 1 यूनिट कहते हैं। 1 ग्राम अगर हम कहें, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 यूनिट होता है, इतना ग्राम हो गया। सिर्फ जो एटॉमिक मास है उसी को ग्राम में लिख देने के बाद वो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मास को हम क्या जानते हैं, 14 जानते हैं। 14 होता है मास, तो 14 ग्राम होगी। 14 यूनिट होता है एटॉमिक मास, उसको 14 ग्राम लिख दिया। इसी तरह क्लोरीन है, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 ग्राम। 35.5 हम जानते हैं एटॉमिक वेट क्लोरीन का, उसको ग्राम में लिख दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हो गए, कुछ कॉमन टर्म्स को हमने जाना। अब कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, आयन का वेट क्या होता है, और ये अगली वीडियो के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।